तो हेलो दोस्तों, आर के लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल राज और आपके उसी बिजनेस स्टडी की सीरीज में जो कि हिंदी मीडियम में है, 12वीं कक्षा वालों के लिए है और सीबीएसई का सिलेबस है। और ये वो बुक है जिससे मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। इसी सीरीज में आपके अगले चैप्टर यानी कि चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 के साथ में हाजिर हूँ। इससे पहले की जो एक्सरसाइज है 5.1 उसको मैं पहले ही करा चुका हूँ। अगर आपने उसे नहीं देखा या उससे पहले के चैप्टर्स भी नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस एक्सरसाइज 5.2 में हम संगठन ढांचे के बारे में पढ़ेंगे कि संगठन के कितने ढांचे होते हैं। जैसे कि ऊपर ही लिखा हुआ है आपका कार्यात्मक और डिविजनल, ठीक है। तो आपके इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में हम इन्हीं दोनों ढांचों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि संगठन ढांचा क्या होता है, ठीक है। इसका अभिप्राय उस रूपरेखा से है जिसके अंदर रहते हुए सभी प्रबंधकीय व अप्रबंधकीय कार्य पूरे किए जाते हैं, ठीक है। मतलब कि जो भी कार्य हैं, चाहे प्रबंधकीय हो चाहे अप्रबंधकीय हो, उन सभी को संगठन ढांचे के अंदर रहते हुए ही किया जाता है, ठीक है। उसे संगठन ढांचा कहते हैं। तो अब देख लेते हैं संगठन ढांचे के प्रारूप की, मतलब कितने प्रकार के संगठन ढांचे होते हैं। तो पहला है कार्यात्मक और दूसरा है डिविजनल, जो कि आपके सिलेबस में है। इसके अलावा दो और है जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। तो अगला है रेखा संगठन और दूसरा है रेखा व स्टाफ संगठन ढांचा, ठीक है। तो ये जो दो हैं ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको जानकारी के लिए बताया है। ये जो दो हैं संगठन, डिविजनल संगठन ढांचा और कार्यात्मक संगठन ढांचा, जो कि आपके सिलेबस में है और हम इन्हीं को आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले कार्यात्मक संगठन ढांचा क्या होता है, ठीक है। तो इसका अभिप्राय पूरे उपक्रम को उसके द्वारा की जाने वाली मुख्य क्रियाओं के आधार पर विभाजित करने से है, ठीक है। कार्यात्मक संगठन ढांचा में क्या किया जाता है, पूरे उपक्रम को स- जो कार्य करता है उपक्रम, मतलब उपक्रम को उपक्रम के ही कार्य के अनुसार क्या किया जाता है, उसको विभाजित कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि एक उपक्रम में कई कार्य हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनके क्रियाओं के अनुसार, जैसे क्रियाओं का मतलब यहाँ पर क्रय विक्रय उत्पादन विपणन, ठीक है, विज्ञापन, इन सारी क्रियाओं से है। तो इनके आधार पर उनको विभाजित कर दिया जाता है। जैसे उत्पादन का है तो उसका उत्पादन विभाग अलग हो गया, क्रय का है तो क्रय विभाग अलग, विक्रय का है तो विक्रय विभाग अलग, ठीक है। वैसे ही विपणन है तो विपणन विभाग अलग। तो ऐसे करके जितने भी कार्य होते हैं उन सभी कार्यों के आधार पर उनके अलग अलग विभाग बना दिए जाते हैं, उनको बांट दिया जाता है, ठीक है। और एक बात और है कार्यात्मक संगठन ढांचा में, इस संगठन ढांचे को वहां पर लागू कर सकते हैं हम जहां पर केवल एक ही प्रोडक्ट का उत्पादन किया जा रहा हो, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं कि कार्यात्मक संगठन ढांचे के लाभ क्या हैं। तो सबसे पहला है विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होते हैं, ठीक है। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि विशिष्टीकरण के लाभ कैसे प्राप्त करते हैं। हर एक कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उनके विशेषज्ञ को सौंपा जाता है, जिससे हमें विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होते हैं, ठीक है। अगला है समन्वय की स्थापना सरल होती है। जो कार्यात्मक संगठन ढांचा है इसमें क्या होता है कि इसमें समन्वय आसानी से स्थापित हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कर्मचारी होते हैं वो सारे विशेषज्ञ होते हैं, तो इसलिए उनमें समन्वय में कठिनाई नहीं आती। अगला है प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि। प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि कैसे होती है, जब व्यक्ति एक ही कार्य कर रहा होता है तो क्या होता है कि वो उस कार्य का विशेषज्ञ बन जाता है, जिससे कि प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि होती है, ठीक है। अगला है प्रयत्नों की न्यूनतम दोहराई, ठीक। इसका मतलब यह है कि हमें प्रयत्नों की अनावश्यक दोहराई नहीं करनी पड़ती। जैसे कि हमारे यहाँ पर एक हमारा वित्त विभाग है, तो हमारा वित्त विभाग का जितना भी काम होगा वो सारा वित्त विभाग ही करेगा, दूसरा वित्त विभाग बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला है प्रशिक्षण में सहायक। अब जो कार्यात्मक संगठन है ये प्रशिक्षण में सहायक होता है, ठीक है। प्रशिक्षण में सहायक क्यों होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत कर्मचारियों को सीमित कौशल पर ही ध्यान केंद्रित होना करना पड़ता है। जैसे कि अगर कोई कर्मचारी है जो कि क्रय विभाग के अंदर काम करता है तो उसको प्रशिक्षण सिर्फ क्रय का दिया जाएगा, ठीक है। मतलब कि उनको केवल जिस विभाग के हैं
उनका उन्हीं का परीक्षण दिया जाता है। जैसे कि कोई क्रय विभाग के अंदर काम करता है तो उसके कर्मचारियों को केवल क्रय का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है, अन्य और कोई प्रशिक्षण उसको नहीं दिया जाएगा। इससे क्या होता है, ये प्रशिक्षण में सहायक होता है, ठीक है। अगला है सभी कार्यों को समान महत्व, ठीक है। जब भी कार्यात्मक संगठन ढांचा तैयार होता है तो उसमें सभी क्रियाओं को सामान्य महत्व दिया जाता है, किसी में भेदभाव नहीं किया जाता, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम कार्यात्मक संगठन ढांचे के दोष क्या क्या है, क्योंकि जिस चीज के लाभ है उसकी हानि भी अवश्य ही होती है। तो सबसे पहला है संगठनात्मक उद्देश्यों की अवहेलना होती है, ठीक है। प्रत्येक विभागीय अध्यक्ष अपनी अपनी मनमानी इच्छा अनुसार काम करते हैं, ठीक है। तो और जो संगठनात्मक उद्देश्यों की यहाँ पर अवहेलना होती है वो इसलिए होती है क्योंकि जो विभागीय अध्यक्ष होते हैं वो केवल अपने विभाग के उद्देश्यों को प्राथमिकता देते हैं। जैसे कि क्रय विभाग वाला है तो वो क्या करेगा, केवल अपने क्रय का उद्देश्य होगा जो उसका, कि अच्छे से अच्छी क्वालिटी का माल क्रय करे, वो उसका ही क्या करेगा, उसी उद्देश्य को प्राथमिकता देगा, ठीक है। लेकिन क्या है कि संगठन में अभी अच्छी क्वालिटी के उत्पादों की क्रय करने की क्या है स्थिति नहीं है, क्योंकि मार्केट में अभी उच्च क्वालिटी के वस्तुओं की मांग नहीं है, ठीक है। तो अभी संगठन का उद्देश्य क्या हुआ कि जिस क्वालिटी का मार्केट में मांग है उस क्वालिटी का उत्पादन करे। लेकिन क्रय विभाग वाला क्या करता है, वो अपने अपने इसकी अपने विभाग की क्या करता है, वो अपने विभाग को अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा प्रदर्शित करने के लिए वो अच्छी क्वालिटी का क्रय करता है, जिससे क्या होता है कि संगठनात्मक उद्देश्यों की अवहेलना होती है। ये क्या करते हैं कि संगठन के उद्देश्यों को प्राथमिकता ना देकर अपने विभाग के उद्देश्यों को प्राथमिकता देते हैं, ठीक है। अगला है अंतर विभागीय समन्वय में कठिनाई। इनमें क्या होता है कि इनमें आपसी विभागों में तो समन्वय बन जाता है, जैसे कि क्रय विभाग, विक्रय विभाग, उत्पादन विभाग, विपणन विभाग, इन विभागों में तो समन्वय स्थापित हो जाता है, इनमें कोई कठिनाई नहीं आती। लेकिन इन विभागों के अंदर जैसे क्रय विभाग है तो क्रय विभाग के अंदर जो कर्मचारी काम कर रहे होंगे उनमें समन्वय में कठिनाई आती है, ठीक है। उनमें समन्वय नहीं स्थापित हो पाता, क्यों, क्योंकि उनमें जितने भी अध्यक्ष होते हैं वो सारे अपनी मनमानी से काम करते हैं, ठीक है। इसलिए उनमें क्या होता है कि समन्वय कठिन होता है, स्थापित नहीं हो पाता, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, अगला है हितों में टकराव। हितों में टकराव यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है, क्यों हो जाती है, क्योंकि जो प्रत्येक विभागीय अध्यक्ष होते हैं वो क्या करते हैं कि वो अपने विभाग को सबसे अच्छा स्थापित करना चाहते हैं, सबसे अच्छा दिखाना चाहते हैं, और इसके लिए वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन मांगते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि हितों में टकराव आ जाती है, वहाँ पर सब एक दूसरे को पीछे छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। मतलब वो चाहता है मैं आगे निकलूं, मैं सबसे अच्छा बनूं, दूसरा चाहेगा मैं सबसे अच्छा बनूं, तो क्या होगा, इन दोनों में, इनके दोनों के हितों में टकराव हो जाएगा, इनमें आपसी टकराव उत्पन्न हो जाते हैं। तो लास्ट है आपका संपूर्ण विकास में बाधा। इससे क्या होता है कि संपूर्ण विकास में बाधा होती है, क्योंकि जो इसमें कर्मचारी काम कर रहे होते हैं उनका संपूर्ण विकास नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि वो केवल यहाँ पर एक ही कार्य के विशेषज्ञ बनकर रह जाते हैं, वो एक कार्य के अलावा और कोई कार्य नहीं करते, ना उनके बारे में जानते हैं, इसलिए उनका संपूर्ण विकास नहीं हो पाता, वो सीमित विकास उनका होता है, ठीक। यहाँ पर हमने क्या देख लिए, कार्यात्मक संगठन ढांचा के लाभ पढ़ लिए और हानि पढ़ लिए। अब पढ़ लेते हैं कि इसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ पर हो सकती है, किया जा सकता है। तो जहाँ व्यवसायिक इकाई का आकार बड़ा हो, ठीक मतलब क्या, जहाँ पे व्यवसाय बड़े स्तर पर, बड़े लेवल पर हम कर रहे हो, जिसका आकार बड़ा हो, वहां पर हम कार्यात्मक संगठन ढांचा को क्या करते हैं, अपना सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। अगला है जहां विशिष्टीकरण आवश्यक हो। जहां पर आप विशिष्टीकरण प्राप्त करना चाहते हैं, विशिष्टीकरण के लाभ उठाना चाहते हैं, तो वहां पर आप कार्यात्मक संगठन ढांचा को प्रयोग कर सकते हैं। अगला है जहां मुख्य रूप से एक ही उत्पाद बेचा जाता हो, ठीक है। कार्यात्मक संगठन ढांचा की सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इसमें क्या होता है, इसमें केवल एक ही उत्पाद का उत्पादन किया जाता है या एक ही उत्पाद इसमें बेचा जाता है, ठीक है। क्योंकि एक से अगर ज़्यादा उत्पाद इसमें उत्पन्न किया गया, उत्पादन किया गया या बेचा गया, तो वो फिर कार्यात्मक संगठन ढांचा ना रहकर वो डिविजनल संगठन ढांचा बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो कार्यात्मक संगठन ढांचा है इसमें केवल एक ही उत्पाद होता है जिसका उत्पादन किया जाता है या उसको बेचा जाता है, ठीक है। तो ये हमने इसकी उपयोगिता पढ़ ली। तो अब देख लेते हैं डिविजनल संगठन ढांचा।
इसका अभिप्राय पूरे उपक्रम को उसके द्वारा उत्पादित किए जाने वाले मुख्य उत्पादों के आधार पर विभाजित करने से है। ठीक है, इसके पीछे हमने जो कार्यात्मक संगठन ढांचा पढ़ा उसमें क्या था कि उपक्रम के क्रियाओं के आधार पर उनको विभाजित किया जाता था, लेकिन इसमें है जो उपक्रम के उत्पादों के आधार पर विभाजित किया जाता है। मतलब कि जो उपक्रम है यहाँ पर जितने चीज़ों का उत्पादन करेगा उतने ही यहाँ पर विभाग होंगे। जैसे कि मान लीजिए जो उपक्रम है दो चीज़ों का उत्पादन कर रहा है, जैसे कि धातु का उत्पादन कर रहा है और दूसरा प्लास्टिक का उत्पादन कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्रियाओं के आधार पर नहीं बांटा जाएगा इनको, इनका विभाजन क्रियाओं के आधार पर नहीं किया जाएगा, इनका विभाजन यहाँ पर उत्पादों के आधार पर किया जाएगा। जैसे कि धातु उत्पादन कर रहा है तो एक बन जाएगा धातु उत्पाद डिवीजन, ठीक, और दूसरा जो प्लास्टिक का कर रहा है वो प्लास्टिक का बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, इनको ऐसे विभाजित किया जाता है। यहाँ पर दो चीजें उत्पादन की जा रही है तो यहाँ पर दो विभाग होंगे, एक धातु का होगा दूसरा प्लास्टिक का होगा। ठीक है, और फिर वही क्रियाएं इसके अंदर भी दोनों के अंदर की जाएंगी, धातु के अंदर भी फिर वही क्रियाएं की जाएंगी जो कार्यात्मक में कर रहे थे, और प्लास्टिक के अंदर भी वही क्रियाएं की जा रही होंगी जो क्रियात्मक में कर रहे थे। ठीक है, जैसे कि धातु के अंदर क्रय भी होगा, विक्रय भी होगा, उत्पादन भी होगा धातु का, ठीक इसी प्रकार से प्लास्टिक में भी क्रय विक्रय और उत्पादन होगा। ठीक है, तो इन हम क्रियाओं के आधार पर यहाँ पर नहीं करेंगे, मेन बात यह है कि हम यहाँ पर उत्पादों के आधार पर हम विभाजन करते हैं। ठीक है, जितने उत्पाद उतने विभाग। ठीक, अब देख लेते हैं इसके लाभ क्या क्या हैं। तो सबसे पहला है डिविजनल अध्यक्षों का विकास होता है। यहाँ पर डिविजनल अध्यक्षों का विकास होता है, क्यों होता है, क्योंकि जो यहाँ पर डिविजनल अध्यक्ष होते हैं वो अपने उत्पाद से संबंधित सभी कार्यों को देखते हैं, जैसे कि क्रय विक्रय विज्ञापन उत्पादन वित्त जितने भी है कार्य जो कि कार्यात्मक संगठन ढांचे में अलग अलग इनका विभाग स्थापित किया गया था, जैसे क्रय का अलग विक्रय का अलग। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन सभी कार्यों को एक ही अध्यक्ष देखता है। ठीक है, जो उत्पाद का अध्यक्ष है, जैसे कि हमारा धातु उत्पाद डिवीजन था, तो धातु उत्पाद डिवीजन का जो अध्यक्ष होगा वो अकेला ही इन सभी क्रियाओं को देखता है, इसलिए क्या होता है, इनका विकास होता है। ठीक है, अगला है डिविजनल परिणामों को आंका जा सकता है। अब जो डिविजनल परिणाम हैं उनको हम पता लगा सकते हैं। क्यों पता लगा सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक डिवीजन सभी क्रियाएं स्वतंत्र रूप से करती हैं। ठीक है, इससे प्रत्येक डिवीजन की हम लाभ और हानि को अलग अलग जान सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर जो डिविजनल है, मतलब कि जो विभाग है यहाँ पर जो प्लास्टिक का था एक और एक धातु का था, इन दोनों का हम अलग अलग कार्य देखते हैं और इनके कार्यों के आधार पर हम इनके लाभ हानि का पता लगा सकते हैं कि हमारे इन विभागों से क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। ठीक है, अगला है शीघ्र निर्णय। प्रत्येक डिवीजन अपने आप में स्वतंत्र होता है, इसलिए क्या होता है कि यहाँ पर निर्णय जल्दी से हो पाते हैं, बिना किसी रुकावट के यहाँ पर निर्णय ले सकते हैं, सलाह लेने की किसी से आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है और लास्ट है इसका विस्तार में सरलता। प्रत्येक उत्पाद के लिए एक अलग डिवीजन स्थापित होता है। ठीक है, यदि एक कंपनी एक नया उत्पाद बाजार में लेकर आना चाहती है तो क्या करेगी, वो ऐसा पहले से स्थापित डिवीजनों को छेड़ के बिना, मतलब कि अगर वो कोई नया उत्पादन भी करना चाहती है तो जो डिवीजन पहले से स्थापित है उनको छेड़खानी नहीं करेगी, उसका वो अलग से एक और डिवीजन यानी विभाग स्थापित कर देगी, जिससे क्या होता है, आसानी से इनमें विस्तार होता है, संस्था का उपक्रम का विस्तार होता है, विकास होता है। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, संस्था का विकास होगा और विस्तार भी होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देख लिए, डिविजनल संगठन ढांचे के लाभ देख लिए। अब हम इसके हानियों को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है डिविजनल अध्यक्षों के मध्य संघर्ष। प्रत्येक डिविजनल अध्यक्ष अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं, मतलब कि जितने भी डिविजनल अध्यक्ष होते हैं वो क्या चाहते हैं, वो सबसे अच्छा अपने आप को दिखाना चाहते हैं, प्रदर्शित करना चाहते हैं। ठीक है, और इसके लिए वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों की मांग करते हैं, जिससे क्या होता है कि उन अध्यक्षों के बीच में क्या होता है, संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, टकराव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अगला है कार्यों की दोहराई। प्रत्येक डिवीजन के लिए सभी क्रियाएं एक जैसी हैं, जैसे कि उत्पादन विपणन वित्तीय सेवा वर्गीय आदि। ठीक है, और इन सब की आवश्यकता भी होती है। तो क्या होता है यहाँ पर कि इससे कार्यों की अनावश्यक दोहराई हो जाती है, क्योंकि इन सभी कार्यों को एक ही अध्यक्ष कर रहा होता है। ये
का क्या है, उत्पादन, विपणन, क्रय विक्रय, ठीक है, वित्तीय सेवा, विपणन का जो भी है, इन सारे क्रियाओं को एक ही अध्यक्ष करता है। तो इस चक्कर में क्या होता है, यहाँ पर कार्यों की दोहराई हो जाती है। ठीक है, अगला है स्वार्थी प्रवृत्ति। ये स्वार्थी प्रवृत्ति, प्रत्येक डिवीजन का यह प्रयास रहता है कि वह बढ़िया प्रदर्शन करे। ठीक है, मतलब हर एक डिवीजन, चाहे उत्पाद वाला हो, चाहे धातु वाला हो, चाहे प्लास्टिक वाला हो, वो यही चाहता है कि उसका सबसे अच्छा प्रदर्शन हो। ठीक है, और यहाँ तक कि ऐसा करने के लिए वो अन्य डिवीजनों के हितों को भी अनदेखा कर देते हैं, दूसरों के हितों को ठुकरा देते हैं। वो उससे नहीं देखते कि जो वो कर रहे हैं क्या उससे दूसरे डिवीजन को कोई हानि तो नहीं है, उससे कोई नुकसान तो नहीं होगा उसको। ठीक है, उसको अनदेखा कर देते हैं। वो खाली अपने डिवीजन को सबसे अच्छा बनाने की ओर क्या करते हैं, अग्रसर होते हैं, उसी के ऊपर कार्य करते हैं, जो कि एक स्वार्थी प्रवृत्ति को दिखाती है, झलकाती है। ठीक है, जिससे ये प्रतीत होता है कि जो डिविजनल संगठन ढांचा है वो स्वार्थी प्रवृत्ति का है। तो अब देख लेते हैं डिविजनल संगठन ढांचा की उपयोगिता, कि यहाँ ये कहाँ कहाँ पर ये उपयोगी है। तो सबसे पहला, जहाँ उत्पादों की संख्या एक हो, ये गलत यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ है, एक नहीं, यहाँ पर एक से अधिक हो। ठीक है, क्योंकि अगर एक उत्पाद हुआ तो वो डिविजनल नहीं, वो कार्यात्मक संगठन ढांचा में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेन बात है कि अगर डिविजनल संगठन ढांचा का उपयोग वहाँ होता है जहाँ पर उत्पादों की संख्या एक से अधिक हो, मतलब एक से ज़्यादा उत्पादों का उत्पादन हो रहा हो या बेचा जा रहा हो। ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा संगठन ढांचा आएगा, डिविजनल संगठन ढांचा आएगा। अगला है जहाँ संस्था का आकार बड़ा हो। ठीक है, जहाँ पर हमारी संस्था बहुत बड़ी हो, उसका आकार बड़ा हो, क्योंकि यहाँ पर जितने ज़्यादा उत्पादन किया जाएगा उतनी संगठन का जो आकार है उतना बड़ा होगा। ठीक है, तो जहाँ पर संस्था का आकार बड़ा हो वहाँ पर हम डिविजनल संगठन ढांचा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम कि कार्यात्मक व डिविजनल संगठन ढांचे में डिफरेंसेस क्या हैं। ठीक है, कार्यात्मक और डिविजनल, तो इनकी स्थापना कैसे हुई, कार्यों के आधार पर स्थापना होती है। ठीक है, कार्यात्मक संगठन ढांचे की, और डिविजनल संगठन ढांचे की उत्पादों के आधार पर होती है, जो कि मैंने आपको पीछे बहुत अच्छे से समझाया। अब देख लेते हैं कि इनमें विशिष्टीकरण क्या होता है, विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होते हैं या नहीं होते। कार्यात्मक में कार्य विशिष्टीकरण होता है, कार्य में विशिष्टीकरण का लाभ हमें प्राप्त होता है, और डिविजनल में उत्पादों में हमें विशिष्टीकरण का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, अब इनका उत्तरदायित्व कैसे हैं, तो कार्यात्मक में विभागीय उत्तरदायित्व निर्धारित करना कठिन होता है। ठीक है, जो कार्यात्मक संगठन ढांचा होता है इसमें विभागीय उत्तरदायित्व निर्धारित करना कठिन होता है, क्योंकि अगर इसमें संस्था को लाभ नहीं व हानि हो गई तो कोई भी उसका उत्तरदायित्व लेने के लिए तैयार नहीं होता, सब एक दूसरे पर टालते हैं, क्योंकि वो जो क्रियाएं होती है जैसे कि क्रय विक्रय, ठीक है, उत्पादन विपणन, ये जो विभाग होते हैं ये सारे उस हानि का जो उत्तरदायित्व होता है वो एक दूसरे पर टालते हैं। वो कहेगा कि इसकी वजह से लाभ नहीं हुआ, वो कहेगा इसके वजह से लाभ नहीं हुआ, इसके वजह से हानि हुई। ठीक है, लेकिन डिविजनल संगठन ढांचे में क्या होता है कि उत्तरदायित्व निर्धारित करना सरल होता है, क्योंकि जो वहाँ पर डिवीजन विभाग स्थापित किए गए हैं वो उसको स्वीकार करने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि एक विभाग का जितना भी कार्य होता है, क्रय विक्रय उत्पादन विपणन, उन सभी का कौन वही विभाग उसका क्या करता है, देखरेख करता है, उनका उत्तरदायित्व भी उन्हीं के ऊपर होता है। लाभ हो या हानि हो उसका उत्तरदायित्व उसी डिवीजन के ऊपर होता है। तो यहाँ पर क्या है, उत्तरदायित्व निर्धारित करना सरल होता है। अब देख लेते हैं कि इनका विकास कैसे होता है। तो कार्यात्मक संगठन ढांचा का विकास सीमित होता है, क्योंकि यहाँ पर कर्मचारी केवल एक ही कार्य के विशेषज्ञ बनकर रह जाते हैं। लेकिन डिविजनल संगठन ढांचा में पूर्ण विकास संभव होता है, क्योंकि यहाँ पर जो एक विभाग का अध्यक्ष होता है वही सारे कार्यों को देखता है, चाहे क्रय हो, चाहे विक्रय हो, चाहे उत्पादन हो, चाहे विपणन हो। ठीक है, जितनी भी क्रियाएं होती है उन सभी का देखरेख एक ही अध्यक्ष करता है, इसीलिए यहाँ पर संपूर्ण विकास होता है। अब देख लेते हैं कि इनमें लागत क्या आती है। कार्यात्मक में कार्यों की दोहराई न होने के कारण लागत कम आती है। ठीक है, कार्यात्मक संगठन ढांचा में क्या होता है कि प्रत्येक कर्मचारी को कार्य दिया जाता है। जैसे क्या है, क्रय विभाग अलग कार्य कर रहा है, ठीक है, विक्रय विभाग अलग कार्य कर रहा है, उत्पादन विभाग अलग कार्य कर रहा है, और विपणन विभाग अलग कार्य कर रहा है। लेकिन ये जो सारे कार्य हैं वो डिविजनल में एक ही अध्यक्ष के अंदर किया जाता है। ठीक है, मतलब एक जैसे
हमारा था वो प्लास्टिक उत्पादन वाला विभाग। उसमें ये क्रय विक्रय उत्पादन विपणन जितने भी कार्य हैं वो कौन कर रहा था, वो प्लास्टिक विभाग ही कर रहा था। तो इसलिए क्या होता है, वहां पर कार्यों की दोहराई हो जाती है कभी कभार, ठीक। जिससे क्या होता है कि यहाँ पर लागत अधिक आता है, यहाँ पर अधिक लागत आ जाता है कार्यों की दोहराई होने के कारण, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इनमें समन्वय कैसा है। तो कार्यात्मक संगठन ढांचा में समन्वय में कठिनाई होती है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक जो कर्मचारी है वो क्या करते हैं, उनमें विभागों में तो उनमें समन्वय स्थापित हो जाता है, लेकिन उनके अंतर विभागीय समन्वय में स्थापना नहीं होती, क्योंकि वो प्रत्येक जो कर्मचारी होते हैं वो विशेषज्ञ होते हैं। इसलिए उनमें समन्वय में कठिनाई आती है, वो अपने मनमानी से कार्य करते हैं। लेकिन जो डिविजनल संगठन ढांचा होता है इनमें कठिनाई नहीं आती, क्योंकि जितने भी कार्य होते हैं क्रय विक्रय उत्पादन जो भी है उन सब का कौन होता है, एक ही अध्यक्ष होता है जो कार्य करता है। इसलिए इनमें क्या होता है कि इनमें कठिनाई नहीं आती समन्वय में, ठीक है। और अब देख लेते हैं लास्ट, उपयुक्तता इनकी कहाँ कहाँ पर है। तो मैंने पीछे ही आपको बताया कि कार्यात्मक का प्रयोग वहाँ कर सकते हैं हम जहाँ पर केवल एक ही उत्पाद का उत्पादन किया जा रहा हो या बेचा जा रहा हो, ठीक है। और डिविजनल में जहाँ एक से अधिक उत्पाद हो, मतलब जहाँ पर एक से अधिक उत्पादों का उत्पादन हो रहा हो या बेचा जा रहा हो, तो वो किस में आएगा, वो डिविजनल संगठन ढांचे में आएगा, ठीक है। इसलिए क्या होता है, ये डिविजनल संगठन ढांचा होता है। तो ये यहाँ पर मैंने आपको इन दोनों के डिफरेंसेस समझा दिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अब कोई भी आपको कार्यात्मक संगठन ढांचा और डिविजनल संगठन ढांचे से संबंधित समस्या नहीं होगी। अगर फिर भी कोई समस्या आपको है तो उसको कमेंट करके हमें बता सकते हैं, मैं आपके उस समस्या का समाधान जल्द ही करने की कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड किया करूं तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी, समझ में आ रही है या नहीं आ रही, जो भी दिक्कत है उसको कमेंट करके बताएं ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे सकूं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जो बिजनेस स्टडी हिंदी में पढ़ते हों या पढ़ना चाहते हों, ठीक। और अंत में एक लाइक तो बनता है अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपकी अगली एक्सरसाइज के साथ अगली वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।